हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील। ठीक है बेटा। बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज हमारी फोर्थ वीडियो है, फोर्थ क्लास है हमारी आज की। इससे पहले हम लोगों ने जो सबसे पहली क्लास थी उसमें जो बेसिक टर्म्स होते हैं जेनेटिक्स से, जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है, फैक्टर क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज क्या है, इन सब पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड यानी जिसे हम लोग मेंडलिज्म कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन सब पे डिस्कशन किया था। उसके बाद की जो क्लास है हमने उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और टेस्ट क्रॉस पर डिस्कशन किया था बहुत से क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में बेटा हम लोग आज की क्लास में डेविएशन फ्रॉम द बेसिक मेंडल लॉ पढ़ेंगे। मेंडल अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो आगे की आज की क्लास होगी और जो आज के बाद वाली नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग मेंडल के जो प्रिंसिपल था उससे हम लोग डेविएट करेंगे। ठीक है, डेविएशन होगा। और असल में आज का टॉपिक बेटा हम लोग अब जो पढ़ेंगे आज की और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरैक्शन। क्या पढ़ेंगे? जीन इंटरैक्शन, कि जीन किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, जीन किस तरीके से इंटरैक्ट करता है। ये बेटा जीन इंटरैक्शन दो तरह का होता है। एक होता है आपका एलेलिक या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन होता है। एक तो ये होता है बेटा, और दूसरा होता है आपका इंटरजेनिक इंटरैक्शन, इंटरजेनिक इंटरैक्शन। ठीक है, ये दो होता है। अच्छा, एलिलिक इंटरैक्शन क्या होता है बेटा? एलिलिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, यानी जिसमें एलिल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। मतलब यह है कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है और इस पे ये एलील है, ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं। इंट्राजेनिक या एलिलिक इंटरैक्शन का मतलब है कि ये इससे इंटरैक्ट करेगा और ये इससे इंटरैक्ट करेगा, यानी विद इन अ एलील इंटरैक्शन होगा। हो सकता है ये इस पे डोमिनेट कर जाए, हो सकता है ये इस पे डोमिनेट कर जाए, है ना। तो ये इस तरह का इंटरैक्शन जो विद इन अ एलील होता है, विद इन अ जीन होता है, उसे हम लोग एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। अच्छा, और बेटा इंटरजेनिक इंटरैक्शन क्या होता है? इंटरजेनिक इंटरैक्शन जैसे ये है, मान लीजिए इंटरजेनिक इंटरैक्शन का मतलब होता है दो एलिल्स के बीच में इंटरैक्शन। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए यहां पे एक कैरेक्टर है कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पर आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। ठीक है बेटा, अगर इस तरह का, अब अगर ये हो जाए कि ये जो है ये जो जीन है, यानी मान लीजिए अगर मैं कहूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को और ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला अगर इससे इंटरैक्ट करता है और अगर ये वाला इससे इंटरैक्ट करता है, यानी दो अलग अलग ग्रुप ऑफ जीन्स अगर एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बेटा हम लोग इंटरजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। उसे हम लोग इंटरजेनिक इंटरैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जो इंटरजेनिक इंटरैक्शन है ये विद इन अ क्रोमोसोम भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी जो डायग्राम दिखाया है ये एक ही क्रोमोसोम का है। एक ही क्रोमोसोम पे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये हो जाए कि ये वाला अगर डोमिनेट कर गया, ये भी हो सकता है कि अगर ये डोमिनेट करेगा तो ये अपने आप रिसेसिव हो जाएगा। सुन में आया? अगर ये डोमिनेट करेगा तो ये रिसेसिव हो जाएगा। इस तरीके से इंटरैक्शन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बेटा, ये विद इन अ क्रोमोसोम भी हो सकता है और डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी हो सकता है। यानी एक क्रोमोसोम यहां है, एक क्रोमोसोम यहां है। मान लीजिए ये डब्ल्यू है, ये स्मॉल है, स्मॉल डब्ल्यू। तो ये भी हो सकता है कि ये वाला जो क्रोमोसोम, ये वाला जो जीन है वो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे इफेक्ट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो ये किस में आएगा? आपका इंटरजेनिक इंटरैक्शन में आएगा। ठीक है, इंटरजेनिक इंटरैक्शन में आएगा। अच्छा, अब ये एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरैक्शन का एग्जाम्पल क्या क्या है?
इंट्राजेनिक इंटरेक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल है? बेटा इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। उसके अलावा आज जो भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में वो सारा एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन होता है। तो वो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। दूसरा बेटा इसमें हो जाएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिल हो जाएगा। मल्टीपल एलिल हो जाएगा। नेक्स्ट लीथल जीन हो जाएगा एंड प्लियोट्रॉफिक जीन हो जाएगा या प्लियोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो 5 तरह के मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसका है, एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का है। अच्छा, इंटरजेनिक इंटरेक्शन का क्या होता है एग्जांपल? जैसे सप्लीमेंट्री जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, एपिस्टासिस है। ठीक है, एपिस्टासिस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये सारे कैसे होते हैं बेटा? ये आपके इंटरजेनिक इंटरेक्शन में होते हैं, इंटरजेनिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेंडल के बेसिक लॉ से जो डेविएशन हो रहा है वो हम पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग एलिलिक या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। और सबसे पहले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। लफ्ज ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है? लफ्ज बेटा ब्लेंडिंग का मतलब होता है ब्लेंड कर का मतलब होता है मिक्सिंग, मिक्स कर जाना, फ्यूज्ड कर जाना, तो उसे हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। तो इसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं इसमें होता क्या है। देखिए इसमें होता क्या है बेटा कि 2 जीन आपस में मिक्स कर जाते हैं, है ना। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक बेटा हम लोग जो मेंडल, मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मेंडल के लॉ से डेविएट करेंगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी तक बेटा जब हम लोग मेंडल के लॉ पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि जब दो पेरेंट्स हैं, प्योर पेरेंट्स हैं, वो जब आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो F1 क्या है, F1 में दोनों में से कोई एक आता था, यही तो आप पढ़ रहे थे। F1 में दोनों में से कोई एक पेरेंट्स यहां पर आता था, और F2 में क्या होता था, ये F2 है बेटा, ये F2 है। F2 में क्या होता था कि दोनों के कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते थे, यही तो होता था। लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि यहां पर दोनों जीन अपने अपने कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। जैसे देखो यहां पर अगर मैं फ्लावर कलर की बात करूं, स्नैपड्रैगन की, स्नैपड्रैगन जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, अगर उसके फ्लावर कलर की मैं बात करूं तो देखो ये रेड फ्लावर है ना। जब आपने रेड और व्हाइट को क्रॉस कराया तो जाहिर सी बात है जीनोटाइप कैसा आएगा, F1 का कैपिटल R स्मॉल R आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा होगा, ये पिंक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बताइए मेंडल के लॉ से डेविएट कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर मेंडल के लिहाज से सोचा जाए तो यहां पर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल R जो है वो स्मॉल पर R पर डोमिनेट कर गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बात समझ में, ऐसा नहीं हुआ है, यहां पर पिंक हो गया है। बात समझ में बेटा, इसीलिए हम इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। और फिर जब आपने इसकी और इसकी सल्फिंग कर दी तो अब आपको क्या मिला, अब आपको ये मिला, ये एक रेड मिला, 2 पिंक मिल गए, 2 आपको पिंक मिल गया, और ये कैसा मिल गया, ये बेटा आपको व्हाइट मिल गया। ठीक है, ये आपको व्हाइट मिल गया। ये होता है आपका क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब मैंने आपको बताया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है बेटा ये पूरे तरीके से डोमिनेट नहीं करेगा और कंट्रास्ट कैरेक्टर हमें नहीं मिलेगा, बल्कि एक थर्ड कैरेक्टर मिलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। ठीक है, तो इसमें देखते क्या, इट इज अ फेनोमेना इन विच F1 हाइब्रिड एग्जिबिट कैरेक्टर इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंटल जीन, यानी उन दोनों में से बीच का कोई कैरेक्टर मिलेगा। मैंने आपसे क्या की, कोई थर्ड कैरेक्टर मिलेगा। मतलब ऐसे एक और चीज समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि कोई 6 फीट टॉल पर्सन क्रॉस होता है
5 फीट टॉल पर्सन से, ठीक है, कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है। अब अगर मेंडल के लिहाज से क्या होता था, या 5 फुट का होगा F1 या 6 फुट का होगा, लेकिन अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिहाज से सोचा जाए तो वो हो सकता है 5.5, यानी इन दोनों में से कोई एक नया तरह का कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। इसे ही हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहेंगे। तो वही चीज लिखा कि F1 हाइब्रिड में क्या होता है, एग्जिबिट कैरेक्टर इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंटल जीन, पेरेंटल जीन का कोई बीच ही चीज होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो F1 हाइब्रिड जो होती है, सॉरी F2 के केस में हमें 3:1 नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिल जाता है 1:2:1। अभी आप देखिए, याद करिए, मेंडल के केस में F2 में हमें फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल रहा था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन यहां पर यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर बेटा हम लोग फिनोटिपिक रेशियो बात करेंगे वो हमें 1:2:1 मिलेगी। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो बात करते हैं आपसे, जीनोटिपिक रेशियो, तो वो भी क्या मिलेगी 1:2:1। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि कहां पर मेंटल डेविएट हुआ है, यहां पर, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है एंटेरिनम यानी डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन, और दूसरा है मिराबिलिस जलापा जिसे हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं। अब देखिए इसका क्रॉस तो हमने समझ लिया कि जब रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर से क्रॉस किया तो हमें F1 में पिंक फ्लावर मिला, और जब आपने 2 पिंक फ्लावर को आपस में क्रॉस कराया है, तो हमें F2 ऑर्गेनिज्म मिला है ना, F2 जीनोटाइप मिला है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, ये देखो अलग तरह का है, ये दोनों अलग तरह का, ये अलग तरह का, यानी 1:2:1, और यहां पर भी 1:2:1 मिलता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें कहां डिफरेंस आप पाते हैं, तो आप बताएंगे कि देखिए सबसे पहला डिफरेंस हमें F1 में मिलता है। बात सही कह रहा हूं, F1 में मिलता है। मेंडल में क्या होता है, हाइब्रिड तो दोनों में आता है, लेकिन मेंडल में क्या आता है कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टर आएगा, यहां पर कोई थर्ड आ जाता है। तो पहला प्रॉब्लम हमें F1 में मिलता है। दूसरा F2 में मिलता है ना। F2 में क्या होता है कि फिनोटाइप यहां पे 3 तरह का मिलता है, 2 पेरेंट होते हैं, एक थर्ड होता है। लेकिन अगर मेंडल की बात की जाए तो वहां पर दो ही तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे। और तीसरा क्या मिलेगा, हमें फिनोटिपिक रेशियो डिफरेंस मिल रहा है। बोलो बेटा सही कह रहा हूं, मेंडल के केस में फिनोटिपिक रेशियो क्या था 3:1 था, लेकिन यहां पर हमें क्या मिल रहा है 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी हमें 1:2:1 ही मिल रहा है। ठीक, एक तो एग्जाम्पल हो गया मैंने आपसे फ्लावर कलर स्नैपड्रैगन का, जहां पर हमें 3 तरह का फ्लावर मिल सकता है, रेड, व्हाइट और पिंक, है ना। अब इस पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे। नेक्स्ट है फ्लावर कलर इन, नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। यहां पर भी बेटा हमें 3 तरह का फ्लावर मिलेगा, यहां पर भी हमें सेम इसी तरह का रेड फ्लावर मिलता है, व्हाइट मिलता है और पिंक मिलता है। सेम इसी तरीके से हमें 3 तरह का फ्लावर मिलता है मिराबिलिस जलापा में भी। थर्ड एग्जाम्पल है फेदर कलर, जो उसका पंख होता है, फेदर कलर इन एंडुलेशियन फाउल कलर। जो फेदर कलर होता है एंडुलेशियन फाउल में, उसकी बात हो रही है कि अगर आप ब्लैक कलर को व्हाइट कलर से क्रॉस करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा। F1 में हमें ब्लू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि इन स्नैपड्रैगन रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विद पिंक। अच्छा, पिंक फ्लावर है यानी ये रेड फ्लावर कह रहा है, यानी ये, ठीक है, ये हो गया रेड फ्लावर। किससे क्रॉस हो रहा है, कह रहा है पिंक फ्लावर से। अब देखो बेटा पिंक ये होता है ना, ये पिंक होता है। एंड गॉट कितना 1200 सीड, कितना मिल गया इनको 1200 सीड मिल गया। हाउ मेनी सीड विल हैव जीन फॉर रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, है ना, जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा
तो प्रोजेनी मिलेगा हमें, मतलब प्रोजेनी इन द फॉर्म ऑफ सीड, हमें सीड मिलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए उनमें से जो सीड आपको मिला है उनमें से उस सीड में से कितने सीड रेड के होंगे और कितने वाइट के होंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग इसे क्रॉस कराते हैं, पहले बेटा हम लोग इसे क्रॉस कराते हैं। देखो, तो ये तो हो गया गैमीट, ये इससे क्रॉस करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा, ये बेटा इससे, है ना, सॉरी, और ये इससे क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो यानी ये रेड, पिंक, रेड और पिंक, बात सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेड और पिंक किस रेशियो में आए हैं, किस रेशियो में बेटा आया है, देखो, यानी 1:1 का रेशियो आया है। अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि ये जो हमें सीड मिला ना वो कितना है, 1200 है। अब जब 1200 ये है तो आपको पता है कि रेड और पिंक का रेशियो क्या है, 600, सॉरी 1:1, यानी ये बढ़ जाएगा, रेड और पिंक में बढ़ जाएगा क्या, 600:600, सॉरी, यानी रेड कितना हो जाएगा, रेड बेटा 600 हो जाएगा, और पिंक कितना हो जाएगा, पिंक आपका भी 600 सीड हो जाएगा, है ना, पिंक भी 600 सीड हो जाएगा, और व्हाइट के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि व्हाइट क्या होगा, व्हाइट मिला ही नहीं है, तो व्हाइट हमारा 0 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया बेटा? इस तरीके से क्वेश्चन और भी दूसरा दिया जा सकता है। मैं यहां रेड की जगह व्हाइट आपको दे दूं और पूछ दूं कि बताइए कितने रेड सीड मिलेंगे, तो वहां पर भी आपको कोई रेड सीड नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि प्योर टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट ऑफ स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन। अच्छा, याद रखिएगा, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, स्नैपड्रैगन की जब भी बात आएगी तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला मसला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसके फ्लावर कलर में ही मिलेगा। यानी ऐसा नहीं है कि अगर स्नैपड्रैगन के किसी भी कैरेक्टर की अगर आप बात कर लें, मिराबिलस जलापा के किसी भी कैरेक्टर की बात कर लें आप, तो किसी सारे कैरेक्टर्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। स्नैपड्रैगन में मिलेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन में सिर्फ एक कैरेक्टर में मिलेगा, और वो क्या है, फ्लावर कलर में। मिराबिलिस जलापा में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक कैरेक्टर में, वो क्या है, उसके फ्लावर कलर में। यानी और दूसरे कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है नॉर्मल मेंडल्स लॉ फॉलो करते हो। बात समझ में आई? देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉल और रेड फ्लावर जो है प्योर है, इज क्रॉस विद डॉर्फ व्हाइट फ्लावर। ठीक है, देन फाइंड आउट फॉलोइंग इन F2। पहले हम लोग इसका जीनोटाइप बनाते हैं, कैपिटल T कैपिटल R कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये टॉल हो गया और रेड हो गया। ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स हो गए। अच्छा, और इससे किससे क्रॉस हो रहा है, डॉर्फ से, क्या स्मॉल टी ले लो, व्हाइट है स्मॉल r ले लो, ये डॉर्फ हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया इस तरीके से, समझ में आ गया? अब देखो, अब इसको हम लोग क्रॉस करा लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, कैसा जीन मिलेगा, अरे गैमीट कैसा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है बेटा, मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से गैमीट कैसे बनाया जाता है, चाहे सिंपल से सिंपल दिया जाए और चाहे कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास देख रखी है, पिछली वीडियो देख रखी है, आप लोग बहुत आसानी से किसी भी जीनोटाइप का आप लोग गैमीट कितना बनेगा, कितनी तरह का बनेगा, ये सारी चीजें आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, इसे क्रॉस कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब तुम ये बताओ, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा,
मैंने आपसे कहा है, अभी कहा है कि जब फ्लावर कलर की बात की जाएगी स्नैपड्रैगन में तभी क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगेगा। ये F1 कैसा होना चाहिए, ये F1 बेटा टॉल होगा और रेड होगा, रेड लिखूं नहीं, पिंक होगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो हाइट है यानी टॉल और डॉर्फ, ये तो नॉर्मल मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो कलर है फ्लावर का वो क्या फॉलो कर रहा है, वो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम नेक्स्ट क्या करें, अब हम नेक्स्ट बेटा इसकी सेल्फिंग कर दें, क्योंकि हमें F2 में ही बताना है फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो। अब हम क्या करें, इसकी सेल्फिंग करें, है ना, इसकी सेल्फिंग कर देते हैं। अब देखो जब बेटा इसकी सेल्फिंग करोगे ना, याद करो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरह का कोई लंबा सा जीनोटाइप हो और उसमें बहुत सी कुछ पूछा हो तो उसको आसान करने का एक तरीका क्या है, इसको आसान का तरीके क्या है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। यानी कैपिटल टी को क्रॉस करा लो, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, एक ये क्रॉस करा लिया। अब अगली बार क्या करिए आप, इसको और इसको यानी अलग अलग कैरेक्टर्स को क्रॉस करा लिए। एक बार आप हाइट को टॉल करा लिया, एक बार आप फ्लावर कलर को करा लीजिए। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आप देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये टॉल है, ये कैसा है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये डॉर्फ है। ये कैसा है, ये रेड है, ये बेटा पिंक है, ये भी पिंक है और ये व्हाइट हो जाएगी, है ना, ये व्हाइट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब आप क्या करिए, पहले इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाल लीजिए। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 आएगा। इसी तरीके से इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आएगा। आ गया, बोलो आ गया। अब इसी तरीके से यहां निकाल लो, यहां पर बेटा इस केस में फ्लावर के कलर के केस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, है ना, 1:2:1 आ गया। इसी तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो निकाल लीजिए, तो वो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1 आ गया। आ गया, बोलो। अब याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कभी इस तरह का कोई लंबे लंबे कहते जीनोटाइप्स निकालना हो तुम्हें, तुम क्या करो, सबको अलग अलग निकाल के जोड़ दो, खत्म। याद करो मैंने तुम लोग बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का अगर फिनोटाइप निकालना हो तो तुम क्या करते थे, दोनों मोनो हाइब्रिड को क्या किए थे, आपस में मल्टीप्लाई कर दिए थे, याद आ रहा है, और जीनोटाइप को भी मल्टीप्लाई कर दिए थे। यही चीज यहां पर भी कर दो। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आप हमें फिनोटिपिक रेशियो बताइए। बहुत आसान है, दोनों का फिनोटिपिक रेशियो रखो, ये लो, ये तो हाइट का हो गया, और दूसरा तुम इसका किसका रख लो, ये फ्लावर कलर का रख लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3:3 बेटा, जब 2 का मल्टीप्लाई होगा 6, 3 जब 1 का होगा तो 3, 1 जब 1 का होगा तो 1, 1 जब 2 का होगा तो 2, और 1 जब 1 का होगा तो 1। ये आ गया आंसर तुम्हारा फिनोटिपिक रेशियो। इसी तरीके से तुम जीनोटिपिक रेशियो निकाल लो। ये क्या आया बेटा आपका, ये आ गया आपका फिनोटिपिक रेशियो, ये आपका फिनोटिपिक रेशियो आ गया। इसी तरीके से तुम जीनोटिपिक रेशियो निकाल लो, 1:2:1 इंटू 1:2:1, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया? कैसे करते हैं इसको, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया बेटा? अच्छा, इसे कर लीजिए, यही आएगा 1:2:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 2:4:1:2, 2:1:2।
बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, इससे होगा तो 2, इससे होगा तो 1, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2 आ जाएगा। ये बेटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये जब इससे होगा तो 2 और इससे होगा तो 1। ये आंसर आ गया। ये क्या हो जाएगा? ये जीनोटिपिक रेशियो आ गया। बोलो, जीनोटिपिक रेशियो आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर जीनोटाइप। यानी क्या कह रहा है कि कितने ऑर्गेनिज्म, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, कह रहा है कितने ऑर्गेनिज्म F2 में हमें ऐसे मिलेंगे जो ये होंगे। ये क्या है? ये टॉल है और पिंक है। तो कैसे निकालोगे? इसका भी तरीका मैंने बताया था तुम लोग को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां निकाल लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे निकालोगे बेटा? देखो, इसने क्या क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना? कितने ऑर्गेनिज्म ऐसे होने चाहिए F2 में जो ये जीनोटाइप रखते हैं। अब तुम इसमें कर लो। अब देखो, ये 4 में से 2 कैसे हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2/4 हो जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/4। उसके अलावा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर कितने हैं? 1, 2, यानी 4 में से 2 हैं, यानी 2/4 हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा? 4/16। यानी कहने का मतलब है कि जब आप इसको क्रॉस कराएंगे तो F2 में बेटा 16 ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और उन 16 में 4 कैसे होंगे? 4 कैसे होंगे बेटा? 4 होंगे जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल आर, स्मॉल आर हो है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। बोलिए बेटा, अगर आपने मेरी थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो जाहिर सी बात है तब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसलिए जिन बच्चों ने नहीं देखी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले थर्ड वीडियो देख लीजिए बेटा, उसके बाद फिर ये देखिए तो चीजें समझ में आएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आता कैसे है। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट डोमिनेट कर जाते हैं, कुछ ऐसा इनकम्प्लीट की तरह होता है डोमिनेंस, कुछ को डोमिनेंस होते हैं, है ना? अलग अलग तरीके से होता है। तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ को डोमिनेंस जरा देख लेते हैं कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, यानी डिप्लॉयड मतलब ये, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ जीन। बात सही है। डिप्लॉयड मतलब ये होता है कि कैपिटल टी मान लो और स्मॉल टी, ये डिप्लॉयड होता है। देयर आर 2 कॉपी ऑफ जीन नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल ऑलवेज। जैसे इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, जैसे मान लो ये कंडीशन है या ये कंडीशन है। हम लोगों ने बेटा पहली और दूसरी वीडियो में हेट्रोजाइगस होमोजाइगस पे बहुत बहस कर लिया है, बहुत डिस्कशन कर लिया है। जिन बच्चों को थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप मेरी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो देखिए, तो ये होमोजाइगस है। ठीक है, These slightly different form ऑफ जीन, जाहिर सी बात है उन्हें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं जीन के, उसे हम लोग एलील कहते हैं। ड्यू टू म्यूटेशन की वजह से एलील कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अ जीन कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम which is required for transformation of a particular substrate into product। मतलब ये है कि आपको ये बात पता है कि बेटा जो डीएनए होता है, और आपको बात पता है कि डीएनए के अंदर ही क्या होता है? जीन होता है। फिलहाल अभी यही समझिए, डीएनए के अंदर जीन होता है। अब ये डीएनए क्या बनाता है? ये डीएनए आरएनए बनाता है, और आरएनए क्या बनाती है? प्रोटीन या एंजाइम बनाती है। यही तो बनाती है भाई, यही तो सेंट्रल डोग्मा होता है आपका। डीएनए जो है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चैप्टर है। उसमें बेटा देखिए आपका यही तो हो रहा है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन, या प्रोटीन बन रही है, या बेटा एंजाइम बन रहा है। यही तो हो रहा है ना? तो उसने भी यही कहा है कि जो भी जीन होता है वो क्या करता है? एंजाइम बनाता है, और एंजाइम क्या करता है? हमारी बॉडी में कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। देखिए, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ओके, यानी जब ये प्रोटीन या एंजाइम बनती है, जैसे हम ये क्या बात कहते हैं कि मेरी आंख का कलर ब्लैक है
है ना, या मेरी स्किन का कलर ब्लैक है, तो ये होता कैसे है? हम ये कहते हैं जीन की वजह से। हम तो यही कहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसी जीन आई है जिसकी वजह से मेरी आई कलर ब्लैक है, या मेरे पास ऐसी जीन आई है जिसकी वजह से मेरी स्किन कलर ब्लैक है, यही तो हम कहते हैं। अब वो जो जीन है ना बेटा, वो जो जीन है ना, वो करता क्या है? वो असल में मेरी बॉडी में बनाएगा प्रोटीन या एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम क्या करता है? ऐसे पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा, सही सी बात है, ऐसे पिगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से मेरी स्किन कैसी होगी? डार्क हो जाएगी। यानी वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तभी तो कोई कैरेक्टर्स डेवलप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट नॉर्मल एलिल प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, जैसे मान लीजिए वो, ठीक है, लेकिन जो मॉडिफाइड या म्यूटेंट होता है, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है बेटा? म्यूटेशन का मतलब ये होता है, हम लोग को पढ़ना है म्यूटेशन डिटेल में, इस चैप्टर की लास्ट में पढ़ेंगे। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन हेरिटेबल चेंज इन क्रोमोसोम या जीन या डीएनए, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो भी जेनेटिक मटेरियल है हमारा, उसमें जो चेंज आता है, हेरिटेबल चेंज जो होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही बेटा हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो एक तो ये, जैसे मान लो ये मैंने कहा कि ये नॉर्मल बन रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये भी हो सकता है कि ये कोई डीएनए है या जीन है, और उस जीन में मैं ऐसे पॉइंट लगा दे रहा हूं, जीन में क्या है? म्यूटेशन है ना, तो जाहिर सी बात है ये जीन जो आरएनए कैसा बनाएगा? आरएनए भी म्यूटेंट बनाएगा, म्यूटेटेड, और जो प्रोटीन या एंजाइम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो भी म्यूटेटेड बनेगा, यानी डिफरेंट तरह का बनेगा। भाई ये तो नहीं बन सकता ना, ये तो नॉर्मल केस में है, ये क्या है? ये म्यूटेटेड केस में है। अब देखो, एंड द मॉडिफाइड म्यूटेंट एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, जो नॉर्मल जो जीन है, जो नॉर्मल जीन है वो तो नॉर्मल प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा, लेकिन बेटा जो म्यूटेंट जीन है वो क्या होगा? इट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तीन चीज हो सकता है। पहला हो सकता है वो सेम एंजाइम बनाए या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाए। जो म्यूटेंट हमारा जो जीन है वो सेम या लेस एफिशिएंट बनाए, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि नॉन फंक्शनल बनाए, यानी ऐसा चीज बन जाए जो कि नॉन फंक्शनल हो, या तीसरी कोई एंजाइम ही ना बनाए, ये भी चीज हो सकती है। ये तीनों चीज हो सकती है कि हो सकता है वो कोई एंजाइम ही ना बनाए, या हो सकता है नॉन फंक्शनल बने या लेस एफिशिएंट बने। बात समझ में आई? देखो यहां पर मैंने बेटा इस तरीके से दिखा रखा है कि अगर अनमॉडिफाइड फैक्टर है, यानी नॉर्मल है, अनमॉडिफाइड फैक्टर का मतलब नॉर्मल फैक्टर है, या जो कि कैसा होता है? डोमिनेंट होता है, तो वो एंजाइम बनाता है, नॉर्मल एंजाइम बनाता है। लेकिन जो मॉडिफाइड होता है या म्यूटेंट होता है वो रेसेसिव होता है, और वो ये तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इन सेकेंड एंड थर्ड केस, यानी इसकी और इसकी बात हो रही है, इन सेकेंड एंड थर्ड केस phenotype यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस विल बी डिपेंड ऑन अनमॉडिफाइड एलिल, यानी इज डिपेंड ऑन अनमॉडिफाइड, या हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, है ना, अनमॉडिफाइड एलिल, यानी जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं आया, अनमॉडिफाइड एलिल। अनमॉडिफाइड एलिल विच रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट। जो अनमॉडिफाइड एलिल होता है वो डोमिनेट करता है, और जो म्यूटेंट होता है या रेसेसिव होता है, जो म्यूटेंट होता है या मॉडिफाइड एलिल होता है वो हमारा रेसेसिव होता है। एंड मॉडिफाइड एलिल इज जनरली रेसेसिव एलिल। ओके स्टूडेंट्स, रेसेसिव एलिल। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? आगे देखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, यानी जो भी एग्जाम्पल है, रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। रेसेसिव ट्रेट जो आया है वो किसकी वजह से आया है? ड्यू टू नॉन फंक्शनल, यानी एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम बना ही नहीं है, यानी ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। ठीक है भाई, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता? मिलानिन पिगमेंट बनाता। ठीक है, मिलानिन पिगमेंट बनाता, और इस मिलानिन पिगमेंट की वजह से मेरी स्किन कैसी होती? डार्क होती। ये नॉर्मल केस हुआ है। लेकिन क्या हुआ बेटा
यहां पर जो इंजाइम यानी म्यूटेशन की वजह से जो इंजाइम बना है वो इंजाइम ऐसा इंजाइम बन गया है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा है। बात समझ में? नॉन फंक्शनल इंजाइम यानी उसका वो फंक्शन ही नहीं है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, या नो प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम यानी इंजाइम ही नहीं बना है। तो जाहिर सी बात है जब इंजाइम नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्शन हो ही नहीं पाएगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा तो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और स्किन हमारी डार्क नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ गई? बोलो, समझ में आई बेटा? चले आगे। अब हम, ये तो हमारा पहला हो गया टॉपिक जिसमें हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारा है कोडोमिनेंस। क्या होता है कोडोमिनेंस? जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर कोई डोमिनेट नहीं करता है ना, यहां पर कोई एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करता है बल्कि दोनों डोमिनेट करते हैं। कोई एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करता है बल्कि दोनों डोमिनेट करते हैं, उसे हम लोग कोडोमिनेंस कहेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसको हम लोग बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बोथ द एलिल आर एबल टू एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, यानी दोनों ही एलिल क्या होंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। विद द रिजल्ट F1 प्रोजेनी रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। इसकी वजह से होता क्या है कि जो F1 प्रोजेनी जो होता है वो अपने पेरेंट्स का क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, और वो भी दोनों पेरेंट्स का सिमिलर हो जाता है। कैसे होगा अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहां पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं और कोडोमिनेंस में हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या रखा है, एबीओ ब्लड ग्रुप। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबीओ, ये सारा जो है वो इसका एग्जाम्पल है। देखो कैसे है, देखो बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप में होता क्या है, कैसे कैसे ब्लड ग्रुप पहचाना जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये आपकी आरबीसी है, ठीक है, ये आपकी आरबीसी है। आरबीसी पे के ऊपर, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पे एक तरह का जीन पाया जाता है बेटा, उसे हम लोग आई जीन कहते हैं। आपके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक जीन होता है, उसे हम लोग आई जीन कहते हैं। अब ये जो आई जीन जो है इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक आई ए होता है, एक आई बी होता है और एक आपका आई होता है, या हम लोग उसे आई ओ कहते हैं। आरबीसी पे आपके, आरबीसी जो हमारी होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आई जीन होता है। आई जीन के 3 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, आई ए है, आई बी है और आई ओ है। बात समझ में आ गई? अब मेरे ब्लड पे किस तरह का जीन है, मेरे ब्लड पे बेटा, मेरे आरबीसी पे किस तरह का जीन है, मेरे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे किस तरह का जीन है, वो क्या डिसाइड करेगा, वही असल में ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तरफ से ए आया है ना, एक तरफ से ए आया है और एक तरफ से बी आया, और इसका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया बेटा, इनका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। बात समझ में? इनका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया बेटा, ए बी हो गया, ठीक है। इसका मतलब ए जीन आई ए, यानी इसका मतलब जीनोटाइप तो ये होगा आई ए और आई बी होगा। आई ए और आई बी आरबीसी पे प्रेजेंट होगी और उसका ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप कैसा हो गया होगा, ए बी हो गया होगा। बात समझ में आई? इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं कहूं किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकती है, आई ए भी हो सकता है एंड आई ए आई ओ भी हो सकता है। देखो हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं ना, यानी दोनों एक साथ रहेंगे, कोई एक दूसरे पे दोनों डोमिनेट करेंगे, कोई रिसेसिव नहीं होगा। तो ये कंडीशन कैसी होती है, ये कोडोमिनेंस की होती है। लेकिन ये किस केस में होगी, वो बेटा इसमें होगी आई ए जो होती है वो आई बी, ये दोनों एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों किस पे डोमिनेट करेंगे, आई ओ पे। यानी अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है,
उसके पास ये जीनोटाइप है, मान ली ह्यूमन में ये जीनोटाइप है किसी का, तो इसमें क्या होगा, जो ए वाला ब्लड ग्रुप है वो ओ पे डोमिनेट कर जाएगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप IB IO है तो क्या होगा, ए वाला जो है वो ओ पे डोमिनेट कर जाएगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप, मेरा जीनोटाइप जो है ब्लड में ऐसा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में AB होगा, है ना, इस केस में बेटा AB ब्लड ग्रुप होगा। बात समझ में आई, इस केस में ब्लड ग्रुप AB होगा। और यहां पर देखिए ये कोई दोनों एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें इस केस में कोई रिसेसिव नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये कोडोमिनेंस होता है। बात समझ में आई, कोडोमिनेंस होता है, ठीक है बेटा। तो ये कोडोमिनेंस का अच्छा एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप है। अब आप एक और बात सुनो, मैंने आपसे क्या बताया कि जीन है I जीन। अब जिस तरह का जीन आपके RBC पे प्रेजेंट होगा, मतलब IA भी हो सकता है, IB भी हो सकता है, IO भी हो सकता है, जिस तरह का जीन होगा बेटा प्रेजेंट आपके RBC पे, वो शुगर रिलीज करेगा, है ना, शुगर रिलीज करेगा और उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंटीजन। तो ये जो एंटीजन किस तरह का RBC पे पाया जा रहा है वही आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करेगा या वही आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। देखिए बेटा, इन दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम जीन कौन सा जीन, I जीन, जीन विच कोड फॉर शुगर, जो मैंने अभी आपको बताई कि जो RBC पे जो जीन रहेगा ना, अब आपका किस तरह का जीन है, जाहिर सी बात है IA एक अलग तरह का जीन है, IB अलग तरह का जीन है, IO अलग तरह का जीन है। जब अलग अलग तरह के जीन होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स भी अलग तरह के होंगे। तो ये जो यहां पर ये जो शुगर का कोटेशन होती है ना RBC पे, वो असल में एंटीजन कहलाती है और वही डिसाइड करती है कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा। फॉर टाइप ऑफ शुगर ऑन द सरफेस ऑफ RBC हैज 3 एलिल। ABO ब्लड ग्रुप के केस में जो I जीन होता है उसके 3 एलिल्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, A है, B है और O होता है। द ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय लैंडस्टीनर ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, मतलब वही किस तरह का जीन, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC। ठीक है, तो बेटा मैंने बताया कि अगर IA एलिल है तो वो A एंटीजन बनाएगा, B है तो B एंटीजन बनाएगा, IO है तो इसका मतलब कि वो कुछ भी नहीं बनाएगा, वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा। और बेटा अगर IA IB है तो वो कोड फॉर बोथ A एंटीजन एंड B एंटीजन, दोनों के लिए बनाएगा, A एंटीजन के लिए भी बनाएगा बेटा और B एंटीजन भी बनाएगा। बोलो बात समझ भाई। ब्लड ग्रुप बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जब आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एनिमल फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर, तो उसमें भी वहां पर ब्लड ग्रुप, वहां पर RH फैक्टर्स और कोगुलेशन और ब्लड ग्रुपिंग सारा डिटेल में डिस्कशन किया है। वो आप लोगों को जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा कैसे होता है। फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये I जीन होता है, किस तरह का होगा उस पर डिसाइड होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है कि IA हो सकता है, यानी एक पेरेंट से IA आया हो और दूसरे पेरेंट से IA आया हो, या IA IO भी हो सकता है, यानी एक पेरेंट से A आया हो और दूसरे पेरेंट से बेटा ये वाला आया हो सकता है ना भाई ब्लड ग्रुप भी तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा ना, और आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम एक जो क्रोमोसोम है फादर से आया है और एक क्रोमोसोम मदर से आया है। तो इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यहां पर IA है और यहां पर भी IA है, तो क्या मतलब IA फादर से आया है और दूसरा वाला IA जो आया है वो मदर से, या IA है और IO है तो हम कहेंगे A वाला जो है वो फादर से आया और O वाला मदर से आया है। बोलो समझ आया बेटा। इसी तरीके से मान लो अगर कोई B ब्लड ग्रुप का है तो उसके भी 2 कंडीशन हो सकती है, IB एंड IB IO। क्यों? क्योंकि जब B वाला जो होगा वो O पे डोमिनेट कर जाएगा
अब ये देखो, अगर यहां पर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप जो होता है आपको बहुत कुछ बताता है। एक तो वो कोडोमिनेंस, जब ये वाली कंडीशन होगी IA-IB वाली, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कोडोमिनेंस हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंडीशन देखो, ये डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं, डोमिनेंट, मेंडल वाला डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके दो चांस हो सकते हैं कि एक तरफ से IA आया हो, एक तरफ से IB आया हो, यानी एक ही चांस हो सकता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बेटा O, इसका मतलब कि एक तरफ से O आया हो, दूसरी तरफ से भी O आया हो, ये कंडीशन बन सकती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कितने तरह का फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप कितने तरह का फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आप कह सकते हैं भाई 4 तरह का होता है, ए है, बी है, AB है और O है, 4 तरह का होता है। और जीनोटाइप कितने तरह का हो सकता है, 6 तरह का हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो जीनोटाइप कितने तरह का होता है, जीनोटाइप कितने तरह का हो सकता है बेटा, 6 तरह का। और फिनोटाइप 4 तरह का हो सकता है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। आगे इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे मान लो अगर पेरेंट ए से IA आया है और पेरेंट B से भी, सेकेंड वाले पेरेंट से भी IA आया है, तो जीनोटाइप क्या होगा, AA होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा बेटा, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। बोल भाई, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। एंटीजन कैसा होगा, मैंने आपसे कहा कि जैसा एंटीजन होगा वैसे ही ब्लड ग्रुप होगा, इसका मतलब कि ये भी A होगा। और एंटीबॉडी कैसी होगी बेटा, एंटीबॉडी अलग होती है, B एंटीबॉडी होगी। बोलो, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, ए होती तो ये इसे तो खत्म कर देगी, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, आपस में इंटरसेप्ट करती है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यहां पर IA है और ये IB है, और ये दोनों आपस में जब जीनोटाइप बना तो IA-IB बना, तो जाहिर बात है ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, AB हो जाएगा, है ना, AB हो जाएगा। इस केस में एंटीजन कैसा होगा, A भी होगा और B भी होगा। और यहां पर एंटीजन कुछ भी नहीं होगा, नन, कोई एंटीजन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं, एक पेरेंट से IA आया है, एक पेरेंट से IO मतलब O आया है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A होगा। बोल बेटा, एंटीजन कैसा होगा, A होगा, एंटीबॉडी B होगी। आगे देखते हैं, एक तरफ से B आया है और एक तरफ से A है, तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, AB होगा। सेम वही कंडीशन, एंटीजन दोनों होगी, A भी होगी और B भी होगी, और यहां पर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ वाले पे, एक तरफ B ब्लड ग्रुप है, दूसरा भी B है, तो यहां पर IB हो गया, यानी यहां पर ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है बेटा, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B में एंटीजन कैसा होगा, B और एंटीबॉडी, सुनना, इधर आ जाओ, इधर अगर IB है, यहां I है, तो IB I, यानी B जो है वो I पर डोमिनेट कर जाएगा, ब्लड ग्रुप बेटा B हो जाएगा, यानी एंटीजन B। और सुनना है, यहां पर देखो, यहां पर बेटा ये भी I है, ये भी IO है, ये भी IO है, तो IO, तो यानी यहां पर ब्लड ग्रुप O बनेगा। जब ब्लड ग्रुप O बनेगा तो एंटीजन कोई नहीं होगी, याद रखना इस बात को। और एंटीबॉडी कैसी हो जाएगी, एंटीबॉडी कैसी हो जाएगी बेटा, A एंड B दोनों तरह की एंटीबॉडी होगी। बोलो, बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अगर तुम इस चार्ट के जरिए से तुम पूरा जो ब्लड ग्रुप है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा देखो, मैंने पहले बोल दिया कि ब्लड ग्रुप में 6 जीनोटाइप होते हैं और 4 फिनोटाइप होते हैं। कौन कौन सा फिनोटाइप होता है, A, B, AB एंड O, ये बात। और कौन कौन सा जीनोटाइप होता है, IA-IA, IA-IO, IB-IB, IB-IO, 4 हो गया। पांचवा कौन सा है, पांचवा है IA-IB, पांचवा हो गया। छठा क्या है, IO-IO, ये छठा है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉसिबल जीनोटाइप नंबर इन ABO ब्लड ग्रुप। अगर निकालना हो कि ABO ब्लड ग्रुप में कितने तरह के जीनोटाइप है, तो आप इस तरीके से कितने नंबर ऑफ एलिल है वो रख के आप 6 जीनोटाइप बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, 6 जीनोटाइप आप लोग बना, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का वो है मिडिल एलिल, अरे सॉरी मल्टीपल एलिल, सॉरी मल्टीपल एलिल। इसे समझ में, नाम से समझ में आ रहा है
मल्टीपल एलिल का मतलब होता है एक से दो से ज्यादा अगर एलिल होंगे तो वो मल्टीपल एलिल के केस में आएगा। जैसे अगर मान लो मैं कहूं, अभी ब्लड ग्रुप के केस में देखिए आप लोग, कितनी तरह का एलिल था? 3 था, IA, IB और I, ये 3 तरह का एलिल था। तो ये इसीलिए ABO ब्लड ग्रुप किसके एग्जाम्पल में आता है? मल्टीपल एलिल के एग्जाम्पल में आता है बेटा। बात समझ आ रहा है? मल्टीपल एलिल के। इसी तरीके से और समझो तुम, जैसे मान लो अगर मैं कलर ऑफ आई की बात करता हूं, हम लोग कलर ऑफ आई की बात करते हैं, ठीक है बेटा, कलर ऑफ आई की बात करते हैं। मैं कह सकता हूं कि भाई आंख का कलर कितनी तरह का हो सकता है? आप कहेंगे भाई ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है ना? ब्लैक है, ब्लू है, रेड हो सकता है ना? ग्रीन, मान लो मैं कह रहा हूं ग्रीन हो सकता है, ठीक है। मान लो मैं कहूं कि 4 तरह का कलर हो सकता है कलर ऑफ आई में, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन। तो अब आप देखिए कि क्या है, एलिल 1 से 2 से ज्यादा है या नहीं है? है, 2 से ज्यादा है। लेकिन किसी एक पॉपुलेशन, ये जो एलिल का नंबर जो है तो 4 तरह का कलर ऑफ आई में, लेकिन वो किसी पॉपुलेशन में पाया जाएगा। किसी एक इंडिविजुअल में क्या होगा? मैक्सिमम 2 तरह का ही एलिल होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी एक इंडिविजुअल में बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। देखो, ये देखो, जैसे मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो ये मेरा क्रोमोसोम। अब मेरे क्रोम पे क्या हो सकता है कि कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है कैपिटल बी स्मॉल बी पे डोमिनेट कर जाए, मेरी आंख का कलर ब्लैक हो, ये हो सकता है मेरा हो सकता है बेटा आपका क्या हो, आपका ये हो सकता है कि आर जी, ये हो सकता है कैपिटल आर जो है वो जी पे डोमिनेट कर जाए, आपकी आंख का कलर कैसा हो जाए? रेड हो जाए। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है, उसका कलर, कोई थर्ड पर्सन है, मान लीजिए सुनीता जी हैं, उनका कलर कैसा हो गया? मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये ऐश्वर्या जी हैं, उनका क्या हो गया? उनका ये कंडीशन हो गई, हो गई ना? तो अब आप किसी एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम पाएंगे आप 2 तरह का एलिल। पा रहे हैं ना भाई? मान लीजिए मेरे केस में देख लीजिए, अपने केस में, सुनीता के केस में देख लीजिए, आप लोग ऐश्वर्या जी के केस में देख लीजिए, किसी एक के केस में मैक्सिमम 2 तरह का एलिल होगा। लेकिन आप जब ये पॉपुलेशन देखेंगे, भाई पॉपुलेशन तो है ही नहीं, सबको मिला के पॉपुलेशन जाएगी, आप पॉपुलेशन में सारे तरह का एलिल्स पाएंगे। भाई ब्लड ग्रुप में भी केस देख लो ना, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप अगर मैं कहूं ए है तो क्या होगा? ए और ओ, यही तो जीन आएगा मैक्सिमम। यानी अगर ब्लड मल्टीपल एलिल के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं वो असल में पॉपुलेशन के लिए होते हैं। बात समझ में आ गई? किसी एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 ही एलिल होगा, ठीक है। देख क्या है, मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलिल। मोर देन 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलिल। आगे क्या है, मल्टीपल एलिल ऑक्युपाई द सेम लोकस इन अ गिवन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन ए पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, दे अराइज बाय म्यूटेशन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग एलिल्स इन अ पॉपुलेशन। ये रेगुलर जो म्यूटेशन होता रहता है जिसकी वजह से एलिल्स का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये शानदार एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिल का भी, कोडोमिनेंस का भी और डोमिनेंस का भी, है ना? कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिल और डोमिनेंस का भी। जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मल्टीपल एलिल का एग्जांपल कैसे होता है? जाहिर सी बात है, 3 तरह का एलिल है, IA है, IB है, IO है, इसलिए मल्टीपल एलिल का एग्जांपल है। जीन विच कोड फॉर द टाइप ऑफ शुगर ऑन द सरफेस ऑफ RBC हैज मोर देन 2 फॉर्म्स। 2 से ज्यादा होते हैं, IA है, IB है, IO है, तो ये मल्टीपल एलिल का हो गया। कोडोमिनेंस, अभी बेटा मैंने आपको बताया कि IA IB यानी ब्लड ग्रुप कैसा हो जाए? AB। देखो, both IA and IB are able to express in the presence of each other, that is why it is an example of codominance। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है बेटा। और थर्ड क्या है, ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए IA IO है या IB IO है, सॉरी, ठीक है,
IB IO है। इस केस में ब्लड ग्रुप A जो होगा बेटा इस पे डोमिनेट कर जाएगा तो ब्लड ग्रुप A होगा, और इस केस में B जो है वो O पे डोमिनेट कर जाएगा तो ब्लड ग्रुप B होगा। यानी IA इज डोमिनेंट ओवर IO and IB is dominant over IO, so it is an example of dominant। बात समझ में आ गई बेटा? समझ में? ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है कि जो ABO ब्लड ग्रुप है वो किसका किसका एग्जाम्पल हो सकता है। क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए मल्टीपल एल यानी ब्लड ग्रुप के ऊपर। कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने उस पर सॉल्व कर लिया, 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन किस पे, स्नैपड्रैगन पे यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। कुछ इस पे देखते हैं। ए मदर ऑफ ब्लड ग्रुप O, अच्छा ये फादर है, ये मदर है। क्या कह रहा है? मदर ऑफ ब्लड ग्रुप O, मदर का ब्लड ग्रुप O है, हैज ए ग्रुप O चाइल्ड, और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप है O, ठीक है। द फादर कुड बी, फादर किस किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है? देखो अगर इसने कह दिया कि मदर का ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब ये कि मदर का जीनोटाइप हो गया IO और बच्चे का जीनोटाइप भी IO है। अब अगर ये पूछ रहा है कि फादर किस किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है, अच्छा एक एक करके देखते हैं बेटा, एक एक करके देखते हैं। अब अगर हम मान लें कि फादर जो है वो ब्लड ग्रुप A है, मान लेते हैं फादर अगर ब्लड ग्रुप A है मान लिया, तो अब बेटा फादर ब्लड ग्रुप के भी 2 तरह के हो सकते हैं, IA और दूसरा IO। अब अगर मान लीजिए फादर A ब्लड ग्रुप का है और अगर उसका ये वाला जीनोटाइप है, ये वाला जीनोटाइप अगर इससे क्रॉस करेगा तो क्या बच्चे का IO आ सकता है? आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि फादर A ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है। अच्छा, अब इसी तरीके से फादर B ब्लड ग्रुप का भी अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है B ब्लड में भी हो जाएगा। अगर फादर का जीनोटाइप कैसा होगा? IB IO होगा, है ना, तो ये O वाला जो है ये बेटा इससे क्रॉस करके ये बन जाएगा, ये भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी। और अगर फादर का अगर O ब्लड ग्रुप होगा तो जाहिर सी बात है तब तो 100% चांस होंगे, ये इससे क्रॉस करेगा तो ये बन जाएगा। यानी फादर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O भी हो सकता है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप जीनोटाइप IA। अच्छा, इन्होंने बच्चे का ब्लड ग्रुप दे दिया, जीनोटाइप बता दिया, IB और IO कह दिया। इज बॉर्न ऑफ अ वुमन विद, अच्छा ये मदर का जीनोटाइप उन्हें बता दिया क्या? IB कह दिया, ठीक है। कह रहा है कि द फादर कुड नॉट बी, ओहो, नॉट बी अ मैन ऑफ जीनोटाइप। कह रहा है ये जो मैंने ऑप्शन दिया है आपके सामने से, इनमें से वो कौन सा जीनोटाइप है जो फादर का नहीं हो सकता? अच्छा, अब अगर देखते हैं मदर ब्लड ग्रुप है IB की और बच्चा है IA यानी बच्चा है AB ब्लड ग्रुप का, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। फादर में बेटा, फादर में सबसे पहले हम रखते हैं कौन सा? पहला वाला ऑप्शन IA। जाहिर सी बात है A जो है वो B से क्रॉस करेगा और ये हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हो सकता है, ये वाला फादर का हो सकता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं IB। बेटा ये वाले के कभी चांस नहीं है, कभी भी IB का कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर कहीं पर भी A नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर IB होगा। यानी ये वो ब्लड ग्रुप है जो कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये होगा तो कभी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ये होने का चांस है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 सन हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप। 4 बच्चे हैं किसी पेरेंट्स के, 4 ऑफस्प्रिंग है, 4 प्रोजेनी है, और वो चारों क्या है? डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ, ओह अच्छा, 4 सन हैव डिफरेंट, चारों के अलग अलग ब्लड ग्रुप है, यानी कोई एक होगा, कोई B होगा, कोई AB होगा, कोई O होगा। राइट जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का जीनोटाइप बताइए। देखो बेटा ये फादर है मान लो और ये मदर है, ठीक है। अब अगर फादर का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं A, है ना, और A में भी जीनोटाइप अगर हम IA IO मान लेते हैं, ठीक,
और इसी तरीके से अगर मदर का ब्लड ग्रुप हम बी मान लेते हैं और बी का जीनोटाइप IB/IO मान लेते हैं, इस केस में अगर हम देखेंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उम्मीद है कि सारे अलग अलग तरह के मिल जाएंगे, सारे प्रोजेनी जो है अलग अलग ग्रुप के मिल जाएंगे। अब IA बेटा अगर IB से क्रॉस करेगा तो IA/IB बनेगा, मतलब AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। IA अगर O से क्रॉस करेगा तो A ब्लड ग्रुप हो जाएगा, है ना। ये AB, ये A, ये बेटा अगर इससे क्रॉस करेगा तो B ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ये अगर इससे क्रॉस करेगा तो O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आप, चारों ऑर्गेनिज्म क्या है, चारों बच्चे जो है वो अलग अलग ग्रुप के भी हैं, A B और O। इसका मतलब आंसर क्या होगा, एक प्रोजेनी IA/IO होना चाहिए, एक पेरेंट्स IA/IO और दूसरा IB/IO होना चाहिए। तो चारों जो बच्चे हैं वो सॉरी अलग अलग तरह के हमें ब्लड ग्रुप के मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि पेरेंट्स हैव B एंड AB ब्लड ग्रुप, अच्छा, विच इज नॉट पॉसिबल इन प्रोजेनी। कह रहा है एक पेरेंट्स है, कोई भी ले लो, एक B के हैं और एक AB के हैं, है ना। कह रहा है इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि 4 ही तरह का ब्लड ग्रुप होता है, AB और O। अच्छा, अब अगर देखते हैं हम लोग जरा, ये कह रहे हैं कि ये AB ब्लड ग्रुप के हैं, तो जाहिर सी बात है AB का तो सिर्फ एक जीनोटाइप बनता है ये, लेकिन B का क्या बनता है, 2 तरह का बन सकता है, IB/IO और या IB/IB। लेकिन ज्यादातर जो वेरिएशन आएगा ना, जो अलग अलग तरह का ग्रुप आएगा, डिफरेंट तरह का, सॉरी वेरिएशन नहीं, डिफरेंट तरह का आएगा, वो IB/IO की तरफ से आता है। हम जरा देख लेते हैं, हम यहाँ क्रॉस करा के देख लेते हैं, वहां थोड़ा जगह कम है। IB/IO को बेटा जब हम क्रॉस करेंगे IA/IB से, तो क्या हमें मिल जाएगा, B मिल जाएगा, O मिल जाएगा, A मिल जाएगा, B मिल जाएगा, ठीक है। जब ये इससे क्रॉस होगा तो हमें AB ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, ये जब इससे क्रॉस होगा तो हमें B ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। देखो, जब ये इससे क्रॉस मिलेगा तो हमें A मिल जाएगा, और जब इससे मिलेगा तो हमें B मिल जाएगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप बेटा हमें यहां नहीं मिल रहा है, हमें कौन सा नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है O ब्लड ग्रुप। तो आंसर क्या होगा, O ब्लड ग्रुप। समझ में आया बेटा। नोट्स बनाते रहिए, रेगुलर समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, या आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर पेज का स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने नोट्स में लिख सकें। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं बोल रहा हूं, आपको समझना भी है, क्योंकि हम लिखने का टाइम अभी नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोगों के पास टाइम कम होगा, तो इसलिए आप लोग पहले समझिए, क्योंकि जेनेटिक्स तो पूरा समझने का खेल है। तो आप लोग समझते रहिए और क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप लोग नोट्स बनाते रहिए। बेटा नोट्स जरूरी है, नहीं तो वीडियो में अभी तो समझ में आ जाएगा, और बाद में जब एग्जाम के वक्त बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, हम ये तो कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवा दिए। अब एक क्वेश्चन है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि हाउ, ये 2 नंबर में था, हाउ F1 प्रोजेनी हेल्प अस टू नो whether allele of a gene show dominance, co-dominance and incomplete dominance। यानी जो हमें एलिल है उसके जरिए, जो F1 प्रोजेनी है उसके जरिए से हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये डोमिनेंस है या को-डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इन केस ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के केस में देखते हैं। डोमिनेंस के केस में क्या होगा, जो F1 प्रोजेनी आया है ना, वो दोनों में से किसी एक पेरेंट्स पे रिजेंबल करेगा। जैसे बेटा ये टॉल है, ये डॉर्फ है, ये इसका गैमीट हो गया, जब ये क्रॉस हुआ तो टॉल आ गया, ये F1 है ना, ये बेटा टॉल आ गया। अब टॉल दोनों में से कोई एक है, टॉल है, इसका मतलब ये किसका है, ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लीजिए वो को डोमिनेंस है तो क्या होगा, देखो ये बेटा ये
ब्लड ग्रुप ए है, उसका जीनोटाइप IA है। ये ब्लड ग्रुप बी है, उसका जीनोटाइप IB है। अब ये उसका बेटा गैमीट है, तो ये IA बन जाएगा और ये IB बन जाएगा। जब आपस में मिलेंगे तो IA IB यानी AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। और ये क्या है, इसका F1 है। अब F1 में आप देखिए AB ब्लड ग्रुप यानी दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल हो रहा है, यानी ये किसका एग्जाम्पल है, ये बेटा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तीसरा देख लीजिए, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अभी मैंने आपको पढ़ाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, दोनों पेरेंट्स में से कैरेक्टर नहीं शो होगा। F1 प्रोजेनी रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स में से किसी पे रिजेंबल नहीं होगा। जैसे ये रेड है, ये व्हाइट है, ये क्रॉस हुआ, ये F1 में क्या आ गया बेटा, पिंक आ गया। और पिंक जो है ये दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं हो रहा। तो इस F1 को देखने के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि ये किस तरह का लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिल और बेटा कोडोमिनेंस पढ़ा है। इसमें बहुत अच्छे और खूबसूरत क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैं हर क्लास में करता हूं, कि नोट्स प्रॉपर बनाइए, घर पे बैठ के पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है आपको, बोर्ड को भी और नेक्स्ट ईयर के मेडिकल के लिए, एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी। जो भी मार्केट में किताब अवेलेबल हो उसको लीजिए, जो आपको अच्छी लगती हो, जो अवेलेबल हो उससे क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि बेटा जितना ज़्यादा मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो निगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, गलतियां होने के चांसेस उतने कम होती चली जाती है, उतना ज़्यादा आपका दिमाग उस क्वेश्चंस के लिहाज से सोचता है, और जो कि हेल्प करता है जब आप मेन एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एपिस्टासिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉफिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।